और पानी के भीतर पनपने और ब्रह्मांड का पता लगाने की क्षमता और अंतरिक्ष में यात्रा करने, एक समय में ये सभी असंभव धारणाएं मानी जाती थीं। महज साइंस फिक्शन या मिथक कहकर खारिज कर दिया जाता था। लेकिन टेक्नोलॉजी में मानव जाति की निरंतर प्रगति ने असंभव शब्द को लगभग मिटा दिया है। हमारी आधुनिक दुनिया में स्टेरॉइड्स अत्यंत शक्तिशाली मांसपेशियों को उत्पन्न करने में मदद कर सकते हैं। टाइटेनियम जॉइंट्स हमारे प्राकृतिक जोड़ों की जगह ले सकते हैं और उनसे भी बेहतर हो सकते हैं। और यहां तक कि प्रोस्थेटिक गिल्स भी विकसित किए जा रहे हैं ताकि इंसान एयर टैंक्स के बिना पानी के भीतर सांस ले सके। बेहिसाब ताकत, एक आम आदमी बेहद शक्तिशाली बन गया। अनोखी रफ्तार, उसमें बहुत विकसित क्षमताएं थीं और सुपरनैचुरल शक्तियां। अचानक उसमें देवताओं जैसी शक्तियां आ गई। इतिहास में कई बार हमें ऐसे जीवों की कहानियां सुनने मिलती हैं जिनमें अनोखी शक्तियां थीं। लेकिन ये प्राचीन कहानियां जो आज भी मशहूर हैं, असल में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीवों की कहानियां हैं। कुछ लोग इसे पृथ्वी पर रहने वाली सभ्यताओं की मदद का उदाहरण मानते हैं जो उन्हें मिली थी एंशिएंट एलियन से। दुनिया भर में फैले लाखों लोग मानते हैं कि हमारे ग्रह पर एलियंस आते थे। क्या हो अगर ये सच हो? क्या सचमुच एंशिएंट एलियंस ने हमारे इतिहास को बेहतर दिशा दी थी? वो कौन थे? वो पीछे क्या छोड़ गए? वो क्यों आए थे? वो कहां चले गए? क्या वो वापस आएंगे? हिसरलिक टर्की। इस आर्कियोलॉजिकल साइट के भीतर हैं ट्रॉय के खंडहर, एक ऐसी जगह जिसे कभी मुख्य धारा के वैज्ञानिक मिथक से ज्यादा कुछ नहीं मानते थे, जब तक कि 1871 में हाइनरिक श्लीमन ने इनके अवशेषों का पता नहीं लगा लिया। यहां 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ट्रोजन वॉर का केंद्र प्राचीन ग्रीक शहर हुआ करता था, एक ग्रीक युद्ध जो होमर की इलियाड में वर्णित है। महाकाव्य के अनुसार देवी एथीना युद्ध के दौरान राजा डायोमीडिस को दिव्य दृष्टि की शक्ति देती है ताकि वो देवताओं की तरह देख सके। अथीना नीचे आती हैं और वो ग्रीस की मदद करना चाहती हैं, तो वो डायोमीडिस को ढूंढती हैं और कहती हैं कि मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने वाली हूँ। तो मैं ये करूंगी कि तुम्हारी आंखों पर छाई इस धुंध को हटा दूंगी, और एक इंसान के रूप में तुम असल में नहीं जानते कि क्या हो रहा है। तुम बस लड़ाई देख रहे हो, पर एक बार जब मैं इस धुंध को हटा दूंगी तो तुम देख पाओगे कि असल में क्या हो रहा है, यानी कि लड़ाई में इंसानों के अलावा देवता भी लड़ रहे हैं। राजा डायोमीडिस देखता है कि युद्ध के देवता एरीज उसके दुश्मन हेक्टर के साथ लड़ रहे हैं, और उसे इस दृष्टि का इस्तेमाल देवताओं पर हमला करने के लिए नहीं करना था, लेकिन वो असल में उसका इस्तेमाल उसी के लिए करता है। इसका दूसरा पहलू ये है कि यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या असल में देवताओं के पास शक्ति थी? क्या वो सुपर ह्यूमन थे जैसा कि हम बनना चाहते हैं, या उनके पास कोई ऐसी तकनीक थी जिससे वो इस तरह के काम कर पाए? डायोमीडिस और देवताओं की सुपर आईसाइट की शक्ति कोरी कल्पना की तरह लग सकती है, लेकिन बढ़ी हुई दृष्टि भी एक वास्तविकता बनने वाली है स्पेक्ट्रोमीटर टेक्नोलॉजी में हुई प्रगति की बदौलत। स्पेक्ट्रोमीटर्स ऐसे उपकरण हैं जिनका उपयोग मानव आंखों से दिखाई देने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की व्यापक रेंज से कहीं ज्यादा पर प्रकाश के गुणों को मापने के लिए किया जाता है। टेक्नोलॉजी किसी भी दूसरी चीज से ज्यादा समाज की जरूरतों से प्रेरित होती है, लेकिन मिथकों में हमें प्रेरणा देने का एक तरीका होता है, और वो कल्पना के एक हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसकी नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज की कल्पना करने के लिए भी जरूरत होती है।
अगर मैं सपना देखता हूँ कि मैं किसी दूसरी गैलेक्सी में जा सकता हूँ, तो देर सवेर मैं किसी दूसरी गैलेक्सी में जाऊंगा। हम देवताओं की संतानें हैं और ये सभी चीजें हमारे दिमाग में हैं। हम सोचते हैं कि हम बहुत शक्तिशाली हैं। असल में हम नहीं हैं, लेकिन हमारे पास शक्ति डेवलप करने की टेक्नोलॉजी है, क्योंकि हम देवताओं की संतान हैं। क्या टेक्नोलॉजी देवताओं के साथ फिर से जुड़ने का हमारा तरीका हो सकती है, या क्या तथाकथित देवताओं ने हमारी कल्पनाओं और तकनीकी उपलब्धियों को प्रेरित करने के लिए हमें अपनी महाशक्तियों से जानबूझकर वंचित रखा? आज रेथियन सार्कोस और लॉकहीड मार्टिन जैसे कॉन्ट्रैक्टर्स यूएस मिलिट्री के लिए एक्सोस्केलेटन मशीन्स विकसित कर रहे हैं, जिन्हें पहनने पर वो सैनिकों को बिना किसी प्रयास के चलने, दौड़ने और सैकड़ों किलो वजन उठाने के काबिल बना सकते हैं। जो चीज एक्सोस्केलेटन्स को इतना कमाल का बनाती है, उसे कोई भी पहन सकता है और कोई भी हीरो बन सकता है। आप किसी भी प्रकार की शारीरिक कमजोरी वाले इंसान को लें और आप उसे एक फाइटर बना सकते हैं। एक्सोस्केलेटन्स कॉमिक बुक से मुख्य धारा की वास्तविकता में आने वाली किसी चीज का एक बेहतरीन उदाहरण होगा, और असल में एक्सोस्केलेटन्स सेना के बीच बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। और उदाहरण के लिए एक सैनिक रेथियन एक्सोस्केलेटन पहन सकता है और बिना परेशानी के करीब 100 किलो वजन उठा सकता है। लेकिन जबकि ये आधुनिक सुपरमैन अपनी गतिशीलता में सीमित हो सकते हैं, एक्सोस्केलेटन्स का विकास मनुष्य और मशीन के बीच संबंधों में एक अविश्वसनीय विकास का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन क्या ऐसी अविश्वसनीय टेक्नोलॉजी पहले भी मौजूद थी? शायद मानव जाति के प्राचीन अतीत में। अब क्या ये संभव है कि सुदूर अतीत में, उदाहरण के लिए गीजा प्लेटो पर, किसी प्रकार की एक्सोस्केलेटन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया हो? कल्पना कीजिए कि उन एक्सोस्केलेटन मशीन्स में से एक का ऑपरेटर उस मशीन से बाहर आ रहा है। उस आदमी के पास सुपर पावर्स हैं। भले ही उस आदमी के पास अन्य शक्तियां न हो, वो आदमी सिर्फ सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। कोई ये तर्क दे सकता है कि आज हम साइंस और दूसरी एकेडमिक फील्ड्स में जितनी प्रगति कर रहे हैं, हम और ज्यादा देवताओं जैसे होते जा रहे हैं। हम भगवान नहीं बन रहे हैं, हम असली सुपर हीरोज भी नहीं बन रहे हैं। हम सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी के कारण भगवान जैसे बनते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे अंदर अपने शरीर और दिमाग को अत्यंत सीमा तक धकेलने और सुपर इंटेलिजेंस, सुपर स्ट्रेंथ और दूसरी सुपर पावर्स पाने के प्रयास करने की एक जन्मजात जरूरत है। इसका रीजन ये है कि लोग लंबे समय से इस बात से आकर्षित होते आ रहे हैं कि मानवता से ज्यादा मजबूत क्या हो सकता है, और अगर ये मानव नहीं है तो ये कहीं और से आया होगा, या तो ऊपर वाला होगा या फिर किसी परग्रही प्राणी से आया होगा। 31 जुलाई 2003 द इंग्लिश चैनल फीलिक्स बॉमगार्टनर विशेष रूप से बनाए गए फाइबर विंग का इस्तेमाल करके 35 किलोमीटर चौड़ी चैनल को फ्री फॉल में पार करने वाले पहले व्यक्ति बन गए। लेकिन ऑस्ट्रियन डेयरडेविल उन कई लोगों में से एक हैं जिन्होंने फ्री फॉल के माध्यम से उड़ान की नकल करने के लिए विंग सूट्स का उपयोग किया है। विंग सूट बेसिकली एक जंप सूट होता है जिसे आप अपने पैराशूट के नीचे पहनते हैं, और इसे असल में आपके प्लेन से बाहर निकलने पर उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया है। इस मटेरियल में हवा भर जाती है, यह आपकी बाहों के नीचे आपके पैरों के बीच में फूलता है और बेसिकली एक एयरफॉइल बनाता है जिस पर आप हवा में ग्लाइड करते हैं।
ये एक अमेजिंग फीलिंग है, क्योंकि असल में आप ही पायलट हैं और आप ही प्लेन हैं। ये एक तरह से पूरी आजादी है। आपको ऐसा महसूस होता है मानो आप उड़ रहे हो। वैसे तो आप गिर रहे हैं, पर आप अपने शरीर को चलाने के लिए हवा का इस्तेमाल कर रहे हैं, और विंग सूट आपको नीचे उतरते समय काफी जमीन को कवर करने में मदद करता है। कुछ लोग 2:1 ग्लाइड रेशियो से ज्यादा कर पाते हैं। उदाहरण के लिए 3:1 का मतलब होगा हर 1 फुट जो आप नीचे उतरते हैं, आप 3 फुट आगे की ओर जा रहे हैं। हमारे पास ये उड़ने वाले लोग हैं जिनकी पीठ पर ये पंख लगे हुए हैं और ये प्लेन से कूद जाते हैं, और कुछ में तो रॉकेट इंजन्स भी लगे होते हैं, तो वो एक तरह से खुद एयरप्लेन्स बन जाते हैं। अब इसे 100 साल पहले के किसी आदमी को दिखाने की कल्पना करें। वो आदमी जो कुछ भी देख रहा होगा उससे पूरी तरह आश्चर्यचकित हो जाएगा। उसे ये समझ में भी नहीं आएगा कि इसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्ड है। सिर्फ अपने शरीर का इस्तेमाल करके हम उड़ नहीं सकते। हमारे पास पंख नहीं है, लेकिन बेशक हमारे पास कल्पना है और हमारे पास ऐसे पंख विकसित करने की तकनीक है जिससे हम उड़ सकें। उड़ने की इच्छा एक बहुत ही बड़ा सवाल रहा है पूरी मानव जाति के इतिहास में। क्यों? क्योंकि उड़ान से आप शायद देवताओं की दुनिया तक पहुंच सकते हैं। पंखों और मोम से पंख बनाने वाले इकरस के प्राचीन ग्रीक मिथक से लेकर फीलिक्स बॉमगार्टनर जैसे आधुनिक साहसी लोगों तक मनुष्य उड़ने की अपनी इच्छा से मोहित होते रहे हैं और अक्सर इससे निराश भी होते रहे हैं। लेकिन क्या पक्षी वास्तव में मानव जाति के लिए प्रेरणा बने हैं या कुछ और, शायद कुछ परग्रही? और अगर प्राचीन परग्रही आगंतुक उड़ सकते थे तो उनके पास और कौन सी शक्तियां रही होंगी, और आरंभिक मनुष्य के पास कौन सी योग्यताएं रही होंगी और जिन्हें उन्होंने खो दिया? शायद आगे के सबूत स्वर्ग में पाए जा सकते हैं। एक मैक्सिकन समारोह जो परग्रही आगंतुकों के साथ वास्तविक जीवन की करीबी मुलाकात की याद दिलाता है। वेराक्रूज, मैक्सिको। सेरेमोनियल ड्रेस में 5 आदमी 100 फुट ऊंचे खंभे पर चढ़ते हैं। एक बार टॉप पर पहुंचने पर एक आदमी मंच के ऊपर बांसुरी और ड्रम बजाते हुए एक पवित्र नृत्य करता है। बाकी के 4 आदमी कूद जाते हैं। इस अनुष्ठान को ला डांजा डे लॉस वॉलेडोरिस या द डांस ऑफ फ्लायर्स के नाम से जाना जाता है। अनुष्ठान में लीडर को खंभे के टॉप पर खड़ा किया जाता है। एक छोटा सा प्लेटफॉर्म होता है और 4 फ्लायर्स उस खंभे के चारों ओर लिपटी रस्सी से बंधे होते हैं, और फिर वो बाहर निकलते हैं और सही सिंक्रोनस ऑर्डर में पिरामिड की शेप में चारों ओर उड़ते हैं। ये एक आश्चर्यजनक और साहसिक कार्य है। वो पक्षियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो 4 प्रमुख दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो बेहद प्रतीकात्मक और पौराणिक तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और ये एक शक्तिशाली अनुष्ठान है। टोटानिक लोग जो आज इस समारोह को करते हैं, उनका दावा है कि ये एक नृत्य है जिसका आविष्कार 500 साल पहले एक गंभीर सूखे को खत्म करने के लिए देवताओं से प्रार्थना के रूप में किया गया था। लेकिन क्या इस प्राचीन अनुष्ठान की उत्पत्ति कहीं और या शायद दूसरी दुनिया से हो सकती है? वोलाडोरस के साथ हमारे पास यहाँ जो है वो है 100% लिविंग मिथोलॉजी। कुछ ऐसा जो स्पष्ट रूप से ये दर्शाता है कि कैसे काफी वक्त पहले देवता धरती पर आए थे।
देवताओं के आकाश से उतरने की कहानी सबसे प्राचीन कहानियों में से एक है। अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट को देखते हैं तो आपके पास भगवान के बेटों के स्वर्ग से उतरने की कहानी है, और वो इंसान की बेटियों को देखते हैं और वो जायंट्स की एक जाति को जन्म देते हैं। बुक ऑफ जेनेसिस में जेकब स्वर्ग तक जाती एक सीढ़ी देखता है और एंजल्स उस सीढ़ी से चढ़ते और उतरते हैं। बुक ऑफ जॉन में स्वर्ग के खुलने और मनुष्य के पुत्र के पास जीसस के उतरने के बारे में लिखा गया है। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस के अनुसार वोलेडोरस अनुष्ठान सुदूर अतीत में परग्रही आगंतुकों के साथ हुई मुलाकात को दर्शाता है। उनका मानना है कि 500 ईस्वी के आसपास पेरू में पैल्पा क्षेत्र की समतल पर्वत चोटियों पर परग्रही प्राणी उतरे थे। वो अपने विमान से निकले और गोल घूमते हुए चक्रों में पृथ्वी पर उतरे थे। वोलाडोरस अनुष्ठान बहुत टेक्नोलॉजिकल था। जैसा कि आप जानते हैं, ये प्राणी आकाश से उतरते हैं और वो चक्र देवताओं के आने का संकेत देता है। वो उड़ने वाले या उतरते हुए देवता, ये रूपांकन कहां से आया? हमारे पूर्वजों ने कुछ ऐसा देखा, क्योंकि आप एक पक्षी की नकल करने के लिए खुद को 100 फुट ऊंचे खंभे से क्यों फेंकेंगे? पक्षी उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। वहां जरूर कुछ महत्वपूर्ण हुआ होगा। क्या परग्रहियों से मुलाकात वोलेडोरस अनुष्ठान की प्रेरणा हो सकती है? और क्या टोटानिक लोग, जिन्होंने समारोह का निर्माण किया था, सच में प्राचीन देवताओं की उड़ान की शक्ति की नकल करने की कोशिश कर रहे थे? इस बात के और सबूत के रूप में कि प्रारंभिक मनुष्यों ने उड़ान की शक्ति से लैस परग्रही आगंतुकों का सामना किया होगा, एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थेरिस प्राचीन देवताओं को चित्रित करने वाली विभिन्न कलाकृतियों और मूर्तियों की ओर इशारा करते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण माया देवता अमूजन काब है, जिन्हें उड़ने वाले मधुमक्खी देवता के रूप में भी जाना जाता है। प्रारंभिक मेसो अमेरिकन संस्कृति का एक और सबसे प्रमुख देवता, पंखों वाला देवता क्वेट्ज़लकोएट्ल है। मेसो अमेरिकन्स पंखों वाले सांप या क्वेट्ज़लकोएट्ल में विश्वास करते थे, जो आकाश से आया था, जो ज्ञान लेकर आया था, जो हवा को संचालित कर सकता था और मायंस के दैनिक जीवन में होने वाली हर चीज को भी प्रभावित करता था। असल में वो अपने सभी उत्तरों के लिए आकाश की ओर देखते थे, जैसे कि फसल कब बोनी है, युद्ध में कब जाना है। उनका मानना था कि ब्रह्मांड में सभी उत्तर आकाश से आते हैं, जिसे वो अपने दैनिक जीवन से जोड़ने की कोशिश करते थे। प्राचीन अभिलेख देवताओं के चारों ओर उड़ने की शानदार कहानियों से भरे हुए हैं। ये प्राचीन परग्रही हैं और इंसानों को इन देवताओं की परम क्षमता दिखाई जा रही है। मेरी नजर में, क्योंकि हम देवताओं के पुत्र हैं, हम देवताओं की संतान हैं, मनुष्य जो भी सपना देख सकते हैं या मनुष्य जो भी सोचते हैं, वो अतीत में वास्तविकता थी या भविष्य में वास्तविकता होगी। शायद इसका उत्तर आसमान में नहीं, बल्कि समुद्र की गहराई में पाया जा सकता है। केप सूनियोन, ग्रीस। 3 तरफ से समुद्र से घिरे हेडलैंड पर 440 ईसा पूर्व में निर्मित पोसाइडन के मंदिर के खंडहर मौजूद हैं। टाइटन किंग क्रोनस के दूसरे बेटे पोसाइडन को पूरे ग्रीस में लगभग उसके छोटे भाई ज़ूस के समान ही पूजा जाता था। पोसाइडन समुद्र के देवता थे। वो भूकंप और विचित्र रूप से घोड़ों के भी देवता थे। जब पोसाइडन अच्छे मूड में थे तो उन्होंने समुद्र के बाहर नई जमीनें बनाई। उन्होंने अच्छी यात्राओं के लिए शांत जल दिया
जब उनका मूड खराब होता था तो वो जहाजों को नष्ट कर देते थे और तूफान लाते थे। पोसाइडन समुद्र के साम्राज्य पर शासन करते हैं। इसकी कल्पना एक ऐसी जगह के रूप में की गई है जहां लोग रहते हैं, और जब वो उस जगह से बाहर आते हैं तो वो पानी के शानदार रथ पर सवार होते हैं जिसे डॉल्फिन्स चलाती हैं, और उनके हाथ में एक बहुत बड़ा त्रिशूल होता है। ग्रीक मिथोलॉजी में क्रोनस जूस को छोड़कर अपने सभी बच्चों को खा जाता है, और फिर जूस पोसाइडन सहित अपने भाई बहनों को अपने पिता के पेट से बचाता है। एक औषधि तैयार की जाती है जो उसे ज़्यूस के बाकी सभी भाई बहनों को उगलने पर मजबूर कर देती है, और वो ओलिम्पस के देवता बन गए। लेकिन एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थेरिस का मानना है कि ये ग्रीक मिथक असल में एक परग्रही घटना का एक रूपक है। उनका मानना है कि उनके पिता के पेट से देवताओं के उगलने की धारणा असल में विद्रोही परग्रहियों को मदरशिप से निकाले जाने का वर्णन करती है। किसी भी प्राणी को अगर कोई जीवित प्राणी निगल लेगा तो वो 3 दिन तक जीवित नहीं रह सकता। वो दम घुटने से मर जाएगा और सड़ने लगेगा। तो हमारे पास यहाँ जो कुछ है वो कोई प्राणी नहीं है बल्कि कुछ और है। वो एक वस्तु हो सकती थी जो जाहिर तौर पर मैन मेड है या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है। और फिर विद्रोह हुआ। कुछ परग्रही लोगों ने खूबसूरत सांसारिक महिलाओं, औरतों के साथ यौन संबंध बनाए। उन्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं थी, तो इन परग्रही लोगों में से एक को मदर स्पेसशिप में वापस जाने की अनुमति नहीं थी। उसका नाम था पोसाइडन। पोसाइडन को एक खूबसूरत इंसानी लड़की से प्यार हो गया था और उसने उसे गर्भवती कर दिया। पोसाइडन शादीशुदा है, उसका एक बच्चा है, उसके कुछ पोते पोतियां भी हैं। समुद्री अप्सराओं की भी एक पूरी जाति होती है। शायद वो सभी इसी जगह पर रहते हैं। पोसाइडन के पास गहरे अनदेखे स्थान की शक्ति थी। अगर आप समुद्र की ओर देखते हैं तो आपको एक सतह दिखाई देती है, और आप जानते हैं कि नीचे एक पूरी दुनिया है जो आंखों से परे की शक्तियों का संकेत देती है। पोसाइडन से जुड़े पौराणिक प्राणियों में टेल्कनेज उन्नत मछली बच्चों की एक प्रजाति है। ये इंसान जैसे प्राणी पानी के अंदर और बाहर दोनों जगह रह सकते थे। वो टेक्नोलॉजी के मास्टर्स थे और प्राचीन सुमेरिया के मछली देवताओं के साथ मेल खाते हैं, जिन्होंने एल्केमी, टेक्नोलॉजी और स्मिथ क्राफ्ट के महान देवता एनकी के लिए काम किया था। टेल्कीनेस भी देवता, मानव, राक्षस के बीच की कोई चीज जैसे हैं। वो बस इस प्रकार की शख्सियत हैं जो देवता। किंवदंतियों के अनुसार टेल्कनीज मेटलर्जिस्ट भी थे। कहा जाता है कि उन्होंने ही पोसाइडन का जादुई त्रिशूल बनाया था और ओलंपस के देवताओं की पहली कांस्य की मूर्तियां बनाई थी। और कुछ इतिहासकारों के अनुसार टेल्कनीज मिथक के प्राणी नहीं रहे होंगे, बल्कि ऐसे प्राणी थे जो वाकई अस्तित्व में थे। टेल्कीनेस नाम के लोग थे। हमारे पास असल में इन प्राणियों के प्रमाण हैं। वो वास्तव में प्राचीन ग्रीक्स थे जिनके कुछ तय काम और व्यापार थे, जैसे मेटलर्जी, स्मिथिंग वगैरह वगैरह। तो आप देख सकते हैं कि ये टेल्कीनेस असल में सिर्फ पौराणिक प्राणी नहीं थे, बल्कि ये वास्तविक लोगों की तरह हो सकते हैं। तो जिस तरह से हम प्राचीन ग्रीक्स और रोमन्स को देखते हैं, वैसा ही वो उन कहानियों को देखते होंगे जो इलियड में बताई जा रही थी। हमारे पास टेल्कनीज की कहानियां हैं जो हमें बताती हैं कि वो असीमित समय तक पानी के नीचे जीवित रह सकते थे। अब ऐसा कैसे संभव है जब तक कि आपके पास किसी तरह की टेक्नोलॉजी की पहुंच न हो। आज एक इजराइल की कंपनी एक ह्यूमन आर्टिफिशियल गिल सिस्टम विकसित कर रही है जो मनुष्यों को ऑक्सीजन टैंक्स के बिना
आसपास के पानी से ऑक्सीजन लेने की अनुमति देता है। आप संभावित रूप से असीमित समय तक पानी के नीचे रह सकते हैं। आज हम जिस भी टेक्नोलॉजी की खोज कर रहे हैं वो असल में पुरानी खबरें हैं। ये पहले भी होता रहा है। क्या प्राचीन ग्रीक मिथक असल में वास्तविक घटनाओं पर आधारित हो सकते हैं? क्या टेलकनीज प्रारंभिक मानव थे जिनके पास देवताओं जैसी शक्ति थी? और क्या ये शक्तियां समझ न आने वाली परग्रही टेक्नोलॉजी थी? शायद उत्तर अतीत में नहीं बल्कि वर्तमान में मिल सकते हैं। जैसा कि साइंस और टेक्नोलॉजी में आधुनिक प्रगति शायद हमें सबसे बड़ा सबूत दे सकती है कि हम अकेले नहीं हैं। लेकिन अपनी सभी वैज्ञानिक उपलब्धियों के साथ क्या मानव जाति शायद खुद को और ज्यादा खतरनाक परिणामों के प्रति संवेदनशील बना रही है? सामान्य मनुष्यों के शासक बनने, देवता बनने, अपार शक्ति के विभिन्न पदों तक पहुंचने की कई कहानियां हैं। अक्सर ये पात्र फिर भ्रष्ट हो जाते हैं और कहानियां बनी रहती हैं और लंबे समय तक उनके स्रोतों के खत्म हो जाने के बाद भी दोबारा बताई जाती हैं। ये सिखाने के लिए कि शक्ति भ्रष्ट कर देती है। अपनी इच्छाओं से सावधान रहें और अगर आपके पास बड़ी शक्ति है तब तो आपको वाकई बहुत ही सतर्क रहना होगा, क्योंकि वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। लगभग 50% कहानियां टेक्नोलॉजी के बिगड़ने या उसके काले पक्ष के बारे में है, क्योंकि जब हम बात करते हैं सुपर पावर्स की और सभी तरह के ट्रांसफॉर्मेशंस की, तो हर चीज की एक कीमत होती है और आपको सोचना होता है कि वो कीमत उचित है या नहीं है। क्या उससे सबको फायदा होगा? क्योंकि कभी कभी नहीं होता। कई बार आप उसकी ज्यादा कीमत चुका देते हैं और अपने आप को खो देते हैं। क्या मानव जाति की सभी वैज्ञानिक उपलब्धियां असल में उभरती हुई टेक्नोलॉजी का उदाहरण हैं? क्या सुपर पावर्स और हेरोइक कार्यों की चाहत हमारे सामूहिक डीएनए में बसी है? या फिर क्या मनुष्य आखिरकार उन प्राणियों की क्षमताओं को हासिल कर रहा है जो पहले यहां रहे हैं? और क्या वो देवता थे? या फिर जैसा कि कुछ लोग मानते हैं हजारों साल पहले रहे हमारे परग्रही पूर्वज, लेकिन उनके पास हजारों साल पहले ज्यादा उन्नत शक्तियां और क्षमताएं थीं। शायद केवल समय और टेक्नोलॉजी में आगे की प्रगति ही बताएगी, या शायद सारा खुलासा हो जाएगा जब वो लौटेंगे। अंजनेरी, इंडिया। इस छोटे से गांव से 3.25 किलोमीटर दूर पेड़ों और पहाड़ों के बीच बनी एक गुफा में कई लोगों का मानना है कि हिंदू पुराणों के सबसे महान हीरो का जन्म हुआ था, जिनका नाम था हनुमान। हनुमान आधे देवता थे क्योंकि उनके पिता वायु के देवता थे और उनकी जो माँ थी वो एक आम इंसान ही थी। तो जाहिर है कि उनके अंदर भी वायु के देवता की खास शक्तियां थीं और वो उड़ सकते थे। साथ में वो आकार में काफी बड़े हो सकते थे और उस हिसाब से देखा जाए तो वो एक डेमीगॉड यानी कि अर्ध देवता थे। हनुमान को आधे इंसान और आधे वानर के रूप में दिखाया जाता है, जिससे पता चलता है कि वो दो जीवों का मेल थे। क्या ऐसा हो सकता है, जैसा कि एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट मानते हैं, कि ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड शक्तिशाली जीवों के बारे में बताने का
गैर वैज्ञानिक तरीका था? प्राचीन ग्रंथों में देखी जाने वाली एक सबसे आम बात यह है कि तब देवता या दूसरी दुनिया के जीव हमारे डीएनए में बदलाव करते थे और हमें कहीं ज्यादा शक्तिशाली जीव बना दिया करते थे। और प्राचीन वक्त में एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट के मुताबिक जो जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, उनके सबूत के तौर पर वो उन हाइब्रिड जीवों पर ध्यान देने को कहते हैं जिनकी कहानियां हर सभ्यता में मिलती हैं, जैसे एसिरियन और सुमेरियन कहानियों में पंख वाले घोड़े, हाथी के सिर वाले देवता जिनके बारे में हिंदू ग्रंथ में लिखा है, और खेपरी, उगते हुए सूरज के प्राचीन इजिप्शियन देवता। इजिप्शियन देवता कैप्री को या तो एक बीटल के रूप में देखते हैं या बीटल के सिर वाले इंसान के रूप में। तो आप खुद सोचिए, इन बातों से कैप्री के बारे में क्या पता चलता है? क्या ऐसा है कि वो आधे इंसान और आधे कीड़े थे? कुछ एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का मानना है कि प्राचीन लोग जिन हाइब्रिड्स के बारे में बताते थे, शायद वो बेहद पुराने वक्त में हुए उन जेनेटिक एक्सपेरिमेंट से पैदा हुए थे जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीवों ने किए थे। इन जीवों की कहानियां प्राचीन जमाने के इंसानों के जन्म की कहानियों से मेल खाती हैं। जैसे हमारे जन्म की सुमेरियन कहानी में कहा गया है कि अनुनाकी ने हमारे अंदर अपना जेनेटिक मार्कर डाला था और हमें अपने जैसे दिखने वाले जीव के रूप में जन्म दिया। क्या प्राचीन वक्त में हुए जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स प्राचीन एलियंस की इंसानों को जन्म देने की कोशिशों का हिस्सा थे? इंसानों के एवोल्यूशन में कई बार कुछ बहुत अजीबोगरीब बातें हुई हैं। हमारी शुरुआत निएंडरथल से हुई और उसके बाद कोई भी खोई हुई कड़ी नहीं है, और अचानक हमारे दिमाग का आकार दुगना हो जाता है और अंगूठे इस्तेमाल करने लायक हो जाते हैं। हम सीधे खड़े होकर चलने लगते हैं और अचानक एक बहुत ही छोटे वक्त में बहुत सारे बड़े बड़े आविष्कार कर लेते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इंसानों की पूरी प्रजाति एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीवों के लिए एक्सपेरिमेंट्स की वजह से बनी है? और क्या आज हम जीन्स बदलने से बने सुपर हीरोज इसलिए बनाते हैं क्योंकि बात हमारी जेनेटिक मेमोरी में मौजूद है, जिनमें एक्समैन और इनक्रेडिबल हल्क जैसे म्यूटेंट्स शामिल हैं, और हॉकमैन, एनिमल मैन और स्पाइडरमैन जैसे हाइब्रिड्स भी? क्या ऐसा हो सकता है कि जब हम कोई सुपर हीरो मूवी देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें खुद के उनकी तरह बदलने की याद आती है? ये याद आता है कि हम भी पहले निएंडरथल्स थे और हमारे साथ भी यही हुआ था। हमें किसी तरह से और भी बेहतर जीन्स दिए गए थे और उनकी वजह से हम ह्यूमन एवोल्यूशन के अगले पड़ाव पर पहुंचे। क्या आजकल की कॉमिक्स की कहानियां जिनमें हाइब्रिड्स और म्यूटेंट्स होते हैं, उनकी प्रेरणा हजारों साल पहले के प्राचीन एलियंस की हरकत से मिली हैं? और क्या हम ये कहानियां इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें मन की गहराइयों में कहीं ये पता है कि हमारे अंदर कोई अनोखी शक्ति है? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट कहते हैं कि ऐसा ही है, और उनका मानना है कि हाल ही में हुई टेक्नोलॉजिकल खोजें हमें हमारे एलियन पूर्वजों से फिर से मिलने के और लिविंगस्टन, न्यू जर्सी, मई 2001। इंस्टीट्यूट फॉर रिप्रोडक्टिव मेडिसिन के वैज्ञानिक सुर्खियों में आ जाते हैं जब वो ये बताते हैं कि उन्होंने दुनिया के पहले जेनेटिकली मॉडिफाइड बेबीज पैदा कर लिए हैं। साइटोप्लाज्मिक ट्रांसफर नाम के तरीके को इस्तेमाल करके उन्होंने एक दूसरी मां के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को एक एग में दाखिल करवाया ताकि वो और ज्यादा आसानी से स्पर्म के साथ जुड़ जाए और उससे एक फीटस बन जाए। जब वैज्ञानिकों ने इस तरीके से पैदा हुए बेबीज के जेनेटिक टेस्ट किए तो उन्हें एक तीसरे पेरेंट का जेनेटिक मटेरियल उन बेबीज में मिला। साइटोप्लाज्मिक ट्रांसफर विवाद का मुद्दा है क्योंकि ये ह्यूमन जर्म सेल लाइन को इंसानों द्वारा बदलने का तरीका है, यानी
उस सेल लाइन को बदलने का जो पेरेंट अपने बच्चों को देते हैं। आमतौर पर हम अपने दोनों पेरेंट्स से जेनेटिक मटेरियल हासिल करते हैं तो उनके और हमारे बीच सीधी लाइन ऑफ डिसेंट होती है, लेकिन साइटोप्लाज्मिक ट्रांसफर की मदद से अचानक से इंसान उस जर्म लाइन या डीएनए लाइन को बदलने लग गए थे जो बच्चों को हमारे पेरेंट्स से मिलती है। अगर वैज्ञानिक इस काम में माहिर हो गए तो वो असीमित लोगों के डीएनए आसानी से इंसानों के फीटस में डाल सकते हैं। इसकी मदद से वो बच्चों की जेनेटिक बीमारियां खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इसकी मदद से वो इंसानों की आम खूबियां बदलकर सुपर ह्यूमंस भी बना पाएं, जो आज तक पैदा हुए इंसानों से ज्यादा तेज, ताकतवर और अक्लमंद होंगे। हम इंसानों के जेनेटिक फ्यूचर को किसी इंसान के हमारी आज की जो पसंद है उसके मुताबिक बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं आगे जाकर इंसानों की जेनेटिक लाइन ऑफ डिसेंट बदल सकती है और इस तरह आज तक हमने जो भी किया है ये उससे बिल्कुल अलग है और जाहिर है इस पर विवाद होगा। जीन्स को बदलने की बात, चाहे ये जीन्स हमारे खाने की हों या जानवरों या इंसानों की, इसका लोगों ने हमेशा विरोध ही किया है। इस मामले में इस विरोध की वजह से अमेरिका की सरकार को साइटोप्लाज्मिक ट्रांसफर पर रोक लगानी पड़ी, लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों का कहना है कि आगे जाकर हम ऐसी टेक्नोलॉजी बना सकते हैं जिसकी मदद से हम सीधे गर्भ में पल रहे बच्चों की जिंदगी की शुरुआत में ही बेहिसाब ताकत, तेज नजर और अनोखी अक्लमंदी जैसी सुपर पावर्स दे पाएंगे। देखिए, आज के जमाने में हम देवताओं जैसे काम कर सकते हैं। हमारे पास अब जेनेटिक टेक्नोलॉजी से गजब की सुपर पावर्स हासिल करने की काबिलियत है। तो आप खुद सोचिए, क्या हम उन्हीं शक्तियों को हासिल करना चाह रहे हैं जो हमने किसी जमाने में देवताओं के पास देखी थी? क्या हमें इस तरह बनाया गया है कि हम इन टेक्नोलॉजीज का विकास करके अपने जन्मदाताओं जैसे बन सकें? क्या हम उन विकसित जीवों जैसे बनना चाहते हैं जिन्होंने एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरीज के मुताबिक हजारों साल पहले हमें बनाया था? और क्या इसलिए सुपर हीरोज की कहानियां हमें दिलचस्प लगती हैं? मुझे लगता है कि लोग इन सुपर हीरोज की कहानियों को इसलिए पसंद करते हैं जो कि हजारों सालों से सुनाई जा रही हैं, क्योंकि ये असल में हम इंसानों के जन्म की कहानी सुनाती है। दुनिया भर में हर सभ्यता में ऐसी घटनाएं मशहूर हैं जिनमें आसमान से कुछ जीव उतरकर हमारे बीच आए थे। अगर हम सच में एलियन जेनेटिक एक्सपेरिमेंटेशन की वजह से बने हैं, जैसा कि एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट मानते हैं, तो क्या हमारा डीएनए भी दूसरी दुनिया के जीवों जैसा है? अगर ऐसा है, तो क्या हम वक्त के साथ अपनी आधुनिक टेक्नोलॉजिकल और जेनेटिक खोजों के जरिए अपने जन्मदाताओं जैसे बनते जा रहे हैं? देखा जाए तो हम इंसान घूम फिर कर अपनी शुरुआत पर ही आ गए हैं। जैसे प्राचीन जमाने में पहले परग्रही जीव हमारा डीएनए बदल रहे थे, वैसे ही अब हम खुद अपना डीएनए बदलने का काम कर रहे हैं और इस तरह से ज्यादा विकसित इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या पता क्या मुमकिन है, आजकल कुछ भी हो सकता है। पूरी दुनिया बदल चुकी है और हम में अब ऐसी काबिलियतें हैं कि हम कह सकते हैं कि इंसान एवोल्यूशन के मामले में अचानक काफी आगे आ गए हैं। क्या अनोखी शक्तियों वाले हीरोज और देवताओं की प्राचीन कहानियां असल में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीवों की हुई मुलाकात पर आधारित हैं? और क्या आजकल के जमाने के सुपर हीरोज हमारी फिर से उन शक्तिशाली जीवों के करीब जाने की ख्वाहिश का नतीजा है? क्या बैटमैन, स्पाइडरमैन और सुपरमैन जैसे किरदार आने वाले कल के इंसान हो सकते हैं? शायद हमारी टेक्नोलॉजी जितनी आगे बढ़ रही है, हम अपने एलियन पूर्वजों से फिर से मिलने के उतने ही करीब पहुंचते जा रहे हैं।